ठीक है, टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, पहले पॉइंट देखिए, लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? किसके बराबर होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये किसके और किसके बराबर होगा? तो कहेंगे Q बाई F। Q बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर IT बाई F। आगे लिखिए NE बाई F और ये बराबर है V अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अरे देखिए V अपॉन V, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, चाहो तो लिख लो। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बता रहा है? और ये क्या बता रहा है? तो कहेंगे सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या बता रहा है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या बता रहा है? ये वाली जो बात है ये क्या बता रही है? ये बता तो ग्राम इक्विवेलेंट ही है, लेकिन किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में? चार्ज। ठीक है, ये किसके टर्म में है? तो कहेंगे सर बता तो ये भी वही रहा है, लेकिन इन टर्म ऑफ करंट। किसके टर्म में? करंट के टर्म में। और ये किसके टर्म में बता रहा है? बाकी सब सेम, लेकिन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके टर्म में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ठीक है, अब जो फैराडे का लॉ था गैसेस के लिए, गैसेस को किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम में। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अच्छा, कोई भी चीज अगर 1 मोल है, कितनी है? तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? कितना वॉल्यूम लेगी? 22.4 लीटर। कितना? मैक्सिमम इतना वॉल्यूम, मैक्सिमम इतना वॉल्यूम। ठीक है, क्या सीखा इससे? कि कोई भी, अब मेरी बात को समझना, तुम्हारे घर में कभी तुम्हारा ऐसा होता है कि गैस का नॉब ओपन करके भूल गए, या गैस बंद नहीं किया है, गैस बुझ गई है तो वो लीक कर रही है, तो कभी ऐसा हुआ कि महक आ रही है? तो वो जो एक सिलेंडर की गैस है, जब वो महकती है तो कितनी दूर तक उसकी महक आ सकती है? तुम्हारे कमरे में, पीछे वाले कमरे में, घर भर में तो बहुत होगा तो बगल वाले के घर या सामने वाले के घर। लेकिन क्या उसकी इतनी महक होती है कि जैसे मान लो कि सेक्टर Q के चौराहे पर महक आ रही है और सेंटर तक सिलेंडर वहां पे लीक कर रहा है, यहाँ तक महक आएगी क्या? तो वो जो है तो वो भी गैस, और वो मैक्सिमम कितना वॉल्यूम या कितना आयतन कवर कर रही है उसकी एक सीमा है, राइट? उसकी एक लिमिट है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा परफ्यूम, जैसे कोई बच्चा यहाँ इस क्लासरूम में परफ्यूम लगा करके चलाए, तो उस बच्चे के परफ्यूम की महक कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम इस क्लास तक। ऐसा हो सकता है कि बगल वाले क्लास में चली जाए, या पता चला यहाँ परफ्यूम लगाया है वहाँ केबिन में आ रही है महक,
वो तब हो सकता है जब वो पूरा डब्बा एक फोड़ दे। हाँ, तो एक बात समझ में आई कि कोई भी चीज मैक्सिमम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि यहाँ वो परफ्यूम लगा के बैठे और नीचे तक महक आए, नहीं हो सकता। मैक्सिमम वो पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। इसके जैसे हवा चल रही है तो यहाँ से महक वहाँ जाएगी, लेकिन हवा नहीं चल रही है तो वो मैक्सिमम कितना एरिया या कितना वॉल्यूम ले सकता है, वही होता है क्या, उसका वॉल्यूम। ठीक है, किसी पार्टिकल का वॉल्यूम, गैस का कितना अमाउंट में लोगे तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा। तो अगर तुम एक मोल कोई गैस का पार्टिकल ले लो, जैसे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 संख्या में ऑक्सीजन या मीथेन या ब्यूटेन या मरकेप्टेन, इनका जो है गैस को उठा लो। ये गैस इतने पार्टिकल कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, तो जब तुम देखोगे तो एक 22.4 लीटर का तुम डब्बा ले लेना, उसमें मैक्सिमम उतना ही वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, उससे ज़्यादा ये वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो कहेंगे सर अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं 32 ग्राम, कितना ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर 22.5 लीटर का के डब्बे में केवल 32 ग्राम आएगी, तो इतनी बड़ी जो ट्रक जाती है ऑक्सीजन लेकर के, वो ट्रक तो बहुत होगा 2-3 किलो ऑक्सीजन लेके जा पाएगी। तो मैं यहीं पर आपको बताऊंगा कि ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहां पर जो ऑक्सीजन जा रही है वो गैस की फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में जा रही है, कंप्रेस्ड है। कैसी गैस है, कंप्रेस। उसको बहुत ही प्रेशर पर दबा करके रखा है, तब जा करके वो इतना प्रेशर दे दिया कि वो गैस से क्या बन गई, लिक्विड। इसीलिए जो घर में आपके एलपीजी सिलेंडर आता है, वो एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है वो गैस नहीं होती, वो पाइप में गैस बनती है। सिलेंडर के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि पाइप में आपको पानी दिखता है। अगर आपकी ट्रांसपेरेंट पाइप आपने देखी हो तो कभी नहीं सर, ठंडी में सर सिलेंडर जितनी गैस होती है उतना सर जम जाती है नीचे बर्फ। जमती तो नहीं है खैर सर, कंडेंस हो क्योंकि इतना वो रहता है, लिक्विफाइड कर दिए हैं तो हाँ ठंडा रहता है। ठीक है, तो जब सिलेंडर खत्म होने लगता है और आपके घर में कहीं शादी विवाह होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि वो गर्म पानी के अंदर उसको डाल देते हैं सिलेंडर को, तो वो सिलेंडर कुछ देर और चलती है। देखा है सर? नहीं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के अलावा कुछ लोग ये भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में रख देते हैं, तो क्या हो क्या रहा है, सारा फैक्टर यही है कि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट पे गैस में। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैराडे लॉ। ये सारे बच्चे होली पे चले गए क्या घर? सब चले गए घर? सौरभ तो कभी करते हैं। अरे ये कृष्णकांत लाइव पढ़ रहा है आज। अब तुम लोगों की एक नई बैच बन गई है आज से ही। अब सारे लेक्चर जो है इस नई बैच में आएंगे। पहले तो बनवाया था, साढ़े 40 मिनट यहीं बनवाया सर। हाँ, तो अब तुम लोगों के लेक्चर्स, वो जो बैच थी अब लोग की एक नई बैच बन गई क्योंकि आपके ट्रायल खत्म हो गए। अब जितने एडमिशन होंगे वो सारे एडमिशन के बच्चे किस में पढ़ेंगे, इस नई बैच में। ठीक है, फैराडेज लॉ फॉर गैस। लिखिए एक पहले, सबसे पहले 2000 का नोट लिखिए। बंद हो गया क्या? सुना है बंद हो गया? अच्छा मेरे पास है नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास नहीं। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम equivalent of gas at STP is known as equivalent volume। एक ग्राम इक्विवेलेंट गैस का जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर
तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या कहेंगे, ठीक है। और कहीं पर लिखा हुआ है NTP, क्या लिखा हो, तो किसके कितने क्या होगा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना मानते हैं 24, ठीक है। दैट इज जो है 24 या 25 ले लो, 300 केल्विन के आसपास आता है। कितने केल्विन, 300 केल्विन के आसपास, नोट कर लो। चलिए चलो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक सिखा दें। जैसे अभी तुम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट निकालने नहीं आता, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक लिखवा दें, बोलो। तो लिखो लिखो नॉर्मल टेम्परेचर 24 हाँ डिग्री सेल्सियस। तो मुझसे लिखो ना 300 केल्विन लिख लो, एवरेज वैल्यू लिखा करो, 298 होता है बेटा। कितना होता है, लिख लो। एनटीपी में टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, लेकिन अब इतनी 2 डिग्री और हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर एवरेज में आ जाएगा। क्या लिखोगे, 300 सबसे अच्छा। 298 जानते रहो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 298 का इस्तेमाल करोगे कि 300 का, क्योंकि तुमको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम्हारा क्वेश्चन बना ही 1 मिनट के लिए है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए तुमको करना है 40 सेकंड में। तो तुम्हारे ऑप्शन इतने करीब करीब नहीं होते, तुम्हारे ऑप्शन थोड़ा दूर होते हैं। जेई मेंस में ऐसा नहीं होता है, जेई मेंस में कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेसी के साथ चाहिए होता है, ठीक है। चलो एक बात लिख लो, जैसे मान लो कि किसी कोई भी सब्सटेंस है, अब उसका जो इक्विवेलेंट वेट है, क्या है, उसके इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है उसको अगर तुम ग्राम में लिख दो, इसमें लिख दो, ग्राम में ले लो, तो वो जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वेट की, जो वैल्यू है जिसको तुमने ग्राम में ले लिया, वो वैल्यू अब कहलाएगी किसके बराबर हो जाएगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। सोचना ही नहीं, इससे अच्छी ट्रिक कोई सिखा नहीं सकता। क्या सिखा दिया, या तो तुम फॉर्मूला में रखो और वैल्यू निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट वाली वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके सॉल्व करो, या तो मेरी बात को सुनो और इतना समझो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है उसको ग्राम में लिख दो। किसमें लिख दो, तो किसके बराबर हो जाएगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगी, चार्ली को पॉइंट लिख लो, स्टार बना के पॉइंट लिख लो। लिखो, किसी भी सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उसी वैल्यू को ग्राम में ले लिया जाए तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अब इसे देखो, अब देखो, मुझे निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, मुझे निकालना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या निकालना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा। तो सबसे पहले मैं सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा। इसका सल्फ्यूरिक एसिड का किसके बराबर होता है, तो कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दीजिए आप किसके साथ, वैलेंसी फैक्टर के साथ। किसके साथ कर दीजिए, तो क्या फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, वैलेंसी फैक्टर के साथ। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में तो जब आप देखेंगे तो ये टूटेगा 2H+ आयन और 1 SO4 2 माइनस आयन। अब देखो जब तुम इसको करोगे तो अच्छा एक बात बताना, या तो इसमें जितने भी कैटायन हो, क्या है,
उनको जोड़ लो, उनकी संख्या निकाल लो, या जितने भी एनायन हो, जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जो वैल्यू है वही वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगी। लिख लो कैसे में, एसिड में, एसिड बेस इन सब में टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी फैक्टर। क्या सिखा दिया अब, क्योंकि ये पहले चैप्टर का पार्ट है तो बोलने की क्या, लिख लो किसी भी एसिड बेस या सॉल्ट में टोटल कैटायन पर कितना चार्ज है उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है, या फिर टोटल एनायन पर जितना चार्ज है उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वही वैलेंसी फैक्टर कहलाती है। जैसे मैं HCl की बात करूंगा तो कितना प्लस चार्ज है, 1, कितना नेगेटिव चार्ज है, 1, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, चाहे कैटायन की वैल्यू जोड़ लो चाहे एनायन, इसकी कितनी होगी, इसकी कितना होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, कितनी संख्या है, 2 संख्या में 1 है तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 2, ये नेगेटिव कितना है, 2, एक ही आंसर लिखना, चाहे पॉजिटिव वाला लिखोगे चाहे, तो यहाँ पर इसका अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कहेंगे सर 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है ना 16 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, और ये हो गया प्लस 4 × 16, टोटल आ गया 98, और इसको डिवाइड किया 2 से, आंसर कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, ठीक है। तो आपने कितना लिया 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, कितना आ गया 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कुछ और का सिखा दें, क्योंकि कुछ जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, तो ये साइड में लिखवा दूं क्या, ठीक है, सिखा दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल सिखा दे रहे हैं। जैसे आपने कुछ कॉमन गैसेस हैं, इनका मोलर मास ठीक है, और मोलर वॉल्यूम एट STP, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट और इनका इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट STP। अगर मुझे मोल पता चल जाए कितना मोल है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ उसका वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ 1 मोल होगी तो वो कितना वॉल्यूम लेगी, आयतन कितना होगा गैस का 22.4 लीटर, अभी शुरू में बताया था ना। कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है, यहाँ किनारे लिख लो, ऐसा सीख लो, कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है इसका मतलब वो 6.02 × 10⁻23 की संख्या में होगा, और अगर वो गैस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। क्या लेगा आयतन, वॉल्यूम। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन गैस का, जैसे मैं ऑक्सीजन का ले रहा हूँ, और जैसे मैं क्लोरीन का ले रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, हाँ, इसका हो जाएगा आपका 32 ग्राम। अगर मैं 2 ग्राम कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 मोल हाइड्रोजन। अगर मैं 32 ग्राम बोल रहा हूँ तब भी मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑक्सीजन। अगर मैं क्लोरीन ले रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ, तो कहेंगे सर 71 ग्राम। यहाँ भी मैं यही बोल रहा हूँ 1 मोल क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की उसकी बात करूँ, मोलर वॉल्यूम किसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये कितना हो, किसके बराबर होगा। अच्छा यहाँ लिखिए
मैं 1 मोल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? कोई भी चीज़ 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना लेगी? गुड। क्या? कोई दिक्कत? अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट की। किसकी बात आती है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बहुत अच्छा बताया इस बच्चे ने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा बताओ, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। तो 2/2 क्या हो जाएगा? हाँ 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, O2 है, ठीक है। इसके केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 4। कितना होगा? तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 32/4। तो आंसर क्या आएगा? 8। कितना आएगा? 8। और इसके केस में, फ्लोरीन के केस में, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। कितना होगा? अरे 2 है ना, क्या यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? अरे इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। इसका क्या होगा? 1। अरे इसका 4, डबल हो जाएगा ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड? डबल। तो क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 71/2 कितना आएगा? 35 यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या आ गया? 35.5। अच्छा, एक बात लिखवाई थी कि अगर आप वेट को, इसको जो है, जो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आई है, उसको अगर आप ग्राम में ले लें, किसमें ले लें? तो किसके बराबर होगी? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आप ले लो इसको 1 ग्राम, कितना ले लो? इसको ले लो आप 8 ग्राम, और इसको ले लो आप 35.5 ग्राम। तो ये तीनों चीज मुझे लगता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। दिक्कत? बोलिए। चलो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, अब मेरी बात को समझो। मेरी बात को समझ में यहीं से सीख जाओगे, ठीक है। अरे इसी से नंबर ऑफ मोल निकालो, इससे नंबर ऑफ मोल निकालो, इन वैल्यू का मोल निकालो। क्या मोल निकालो? 1/2 ये दूंगा। मोल क्या होता है? वेट अपॉन, यहाँ सिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। यहीं से सीख गए, देखो सीख जाएगा, आंसर आएगा, आंसर सीधे। अब देखना, ये 1 ग्राम है, कितना वेट है? और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। आंसर कितना आएगा? 1/2 या आधा मोल। कितना आ गया? अगर 1 मोल, कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम लेता है? 22.4 लीटर। आधा हो गया तो 11.2। कितना आएगा? 11.2 लीटर इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 11.2। नीचे वाले का जब तुम सॉल्व करोगे आंसर आएगा 5.6 लीटर। कितना आएगा? और जब तुम सबसे लास्ट वाले का करोगे तो इसका आंसर आएगा 11.2 लीटर, क्योंकि 35.5 मोल बटे, देखो इसको सिखा दे रहा हूँ, इसको सिखा दे रहा हूँ।
35.5 वेट हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 71, कितना है तो कितना आ गया 1/2 ही तो आया, तो ये भी वापस से क्या हो गया 11.2 हो गया। सब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो यहाँ सीख लेना, ऐसे सीख लेना। अरे ठीक सीख गया, क्या सीखोगे, कितनी बार सिखा दे, आया कि नहीं आया विकास? यस सर। आया कि नहीं आया तुमको अविनाश अवनीश? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हर चीज आएगी, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन करा दे क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया पीछे, लिखो वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when passed through aqueous solution of, कहीं पर भी solution शब्द आ गया तो वहां पर पानी प्रेजेंट है, solution of copper sulfate deposit, ये नीट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था 1 मोल कॉपर, दूसरा ऑप्शन था 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर, तीसरा ऑप्शन था 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, और चौथा ऑप्शन था 1 ग्राम एटम ऑफ, बताओ आंसर। फेराडे की, हाँ बताओ। एक फेराडे चार्ज आपने डिपॉजिट किया जिसमें, अब यहाँ पहले बना लिया, इतना सोचोगे तो कहाँ कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात को समझो, इतना तो तुम लोग सोच लिए इसलिए तुम लोग नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन पेपर पेन देखने वाला था ही नहीं, सोचो कैसे। जरा इस क्वेश्चन के पहले मैंने लॉ ऑफ फैराडे में एक चीज लिखवाई थी कि कुछ भी हम निकाल रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं 1 ग्राम, और इसमें कुछ दिया नहीं है, यूनिट बदल दी है। यहाँ पर पहले एटम लिखो, ऑप्शन देखते ही लग जाएगा। अरे नीट में पूछा गया क्वेश्चन में कुछ था तब भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्लासरूम में ही पढ़ा, अभी पढ़ा, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं लगा पाए। रीजन क्या निकला कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिर्फ यूनिट का खेल था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे कि ना दे, पढ़ाएं आगे। क्वेश्चन करना जरूरी है कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत साधारण था, इसमें लैंग्वेज भी नहीं थी, कोई ऐसी टफ लैंग्वेज थी क्या? कोई ऐसी केमिस्ट्री में कभी भी टफ लैंग्वेज आती ही नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में एकदम बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं? क्या लिखा है? एक फैराडे जो है इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई किस सोल्यूशन से? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से।
बस इतना ही तो बोला है। Yes, sir. बोला है कि क्या डिपॉजिट हुआ, इतने में 4 ऑप्शन था। चलिए देखिए, ऑन पासिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू AlCl3, the amount of aluminium deposit at cathode is, आपसे क्या मांग रहा है? क्वांटिटी। क्या मांग रहा है? वेट। क्या मांग रहा है? वेट डिपॉजिटेड। इनडायरेक्टली वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है? वेट, ग्राम में वैल्यू। चलो सॉल्व कर पाओगे? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? या तो फॉर्मूला या तो गिवन। इसमें दिया क्या है? चार्ज कितना दिया है? Q की वैल्यू कितनी दी है? 0.1 फैराडे। और आपसे क्या पूछा है? वेट। आपसे क्या पूछा है? वेट, यही पूछा है। अच्छा, फैराडे का नियम, फैराडे का दूसरा नियम देखिए, तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई भी चीज, हर चीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ही पढ़ेंगे। ये किसके बराबर होता है? तो कहेंगे सर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है वेट अपॉन WI। और आपसे यही तो पूछा है, ये तो आपको आता नहीं। और इक्विवेलेंट वेट अभी आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे अभी सिखाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर देंगे किसके साथ? AlCl3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका डिवाइड किससे कर देंगे? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 दिखाएं, ये देखो AlCl3। जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Al + 3 + 3Cl-, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल, कौन सा लोगे? जो भी लेना है तुम्हारा। 3 × 1 करो या 1 × 3 करो। कितना आया? 3 आया। तो मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करने वाले हो? किससे? हाँ, वैलेंसी फैक्टर। गुड, ठीक है। आपसे पूछा किसका है? तो कहेंगे सर आपसे पूछा है वेट ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम किसी पूछा है, अगर पूरा मॉलिक्यूल पूछता तो बात अलग थी, पहले सिर्फ एल्यूमिनियम पूछा है, तो हम किसका एटॉमिक वेट लेंगे? सिर्फ एल्यूमिनियम का। कितना होगा एटॉमिक वेट? 27। कितना होता है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक वेट 27 और इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 3। आंसर क्या आ गया? 9। क्या आ गया? 9। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि वेट अपॉन 9, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन फैराडे, होता है। और ये F क्या बता रहा है? 1 फैराडे। कितना बता रहा है? तो भैया ये देखो, ये और सॉल्व हो गया। और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो कहेंगे सर 0.1। कितना दिया है? 0.1 फैराडे अपॉन 1 फैराडे। काट दो, कितना आ गया? 1/10। कितना आ गया? तो मुझे लगता है अगर मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह पर, तो W/9 = 1/10। जब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो वेट आता है वो आता है 0.9, 9/10। कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कितना ग्राम आया? आया कि खाली बस बोल रहे हो? तुम्हारा विकास, अरे 9/10 को 0.9 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? आयुषी समझ में आ रहा है? बहुत लेट आई हो क्लास में बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था। मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग एक चीज समझ में आ रहा है, ये सब नीट के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? और एक चीज समझ में आ रही कि आ क्या रहा है, क्योंकि 40 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट में कितना टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्या होता है, हो गया। देखो क्या होता है कि अभी जो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा पीछे दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन एफिशिएंसी इज 100%। अगर एफिशिएंसी इज नॉट 100%, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाता है सेम, कुछ करना नहीं, एक फॉर्मूले पे सिखा दे रहा हूँ। लाइक अगर मान लो Q/F इनटू, ठीक है, ये बताता है एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी। जैसे मान लो 25% दी है, कितनी दी है? 25%। तो तुमको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 0.25। कितने से? 0.25। अगर मान लो और भी हो सकता है, जैसे W/E, ठीक है, समझ में आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन भी करना है क्या? चल ठीक है, समझ गए मुझे लग रहा है। इससे ज़्यादा साइड हुआ तो मैं स्क्रीन के बाहर हो गया। n है x, n कहते नहीं है इसको, मोल ईटा कहते हैं। तो अब क्या बोले आप लोग? बस जो है सिंपल बनाना है, एफिशिएंसी ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो तब हो रहा था, अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा ये तब पढ़ा जब सिर्फ एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन किसी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी। किसकी होती? एक, जैसे मॉल्टेन कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये मतलब ऐसे में इलेक्ट्रोलिसिस की होती है एक ही टाइप के कैटायन की और एक ही टाइप के एनायन की। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन बने और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन बने, ऐसे में इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा बदल जाती है, ठीक है। एक बार में एक ही टाइप का कैटायन कैथोड पर डिपॉजिट होगा और एक ही टाइप का एनायन एनोड पर डिपॉजिट होगा। बचा हुआ कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में रह जाएगा। जैसे जैसे मान लो अमित शाह और मोदी साहब हो, माला पहनाने की बारी आए, दोनों ही बहुत बड़े माननीय है हमारे आपके आगे। अगर मान लो मोदी जी और अमित शाह यहाँ पे आ जाए, अब हमारा तो यार दोनों ही पहनने लायक हो गए, क्योंकि एक है आपका होम मिनिस्टर, एक है आपका प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही बहुत बड़ी पोस्ट है। तो अब यहाँ पर माला तो दोनों को मिलने वाली, लेकिन अभी पहले आप कौन होगा? मोदी जी को मिलेगा पहला मौका। तो अमित शाह साहब क्या कहेंगे? सर पहले आप, मान लो मेरे पास एक ही माला है तो मैं किसको पहनाऊंगा? तो अमित शाह सर को पहनाओ सर, ठीक है। तो क्या हो गया? पहले आप। तो इसी तरीके से जो ज्यादा पावरफुल इंसान होगा, कौन? जो ज्यादा पावरफुल इंसान होगा। चलो अब बात आती है पावर की। जैसे एक कोई केस लड़ना है,
और एक आदमी है वो उस केस को लड़ने के लिए तुमसे 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, और एक आदमी है जो उसी काम को 5,000 में कर रहा है। तो कौन सा इंसान ज़्यादा पावरफुल होगा? नहीं, जो 50,000 में करवा रहा है, जाहिर सी बात है उसको तुम्हारे काम को कराने के लिए ज़्यादा लोगों को पैसे देने हैं, इसीलिए वो अपना, नहीं समझे? एक आदमी 5,000 में कर दे रहा है, जैसे तुम समझो, ये तुम समझो, तुम्हारे लेवल की बात करते हैं, जैसे तुम्हारे लेवल की बात कर लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, और वो आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है, और आपका सेंटर है उसको चार्ज कर रहा है 60,000, 70,000 रुपए। अब मेरी बात को समझिएगा, वो 1.5 लाख क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ फीस कोई और ले रहा है, एडमिशन कोई और कर रहा है, पढ़ा कोई और रहा है। तो जो आदमी तुमसे फीस ले रहा है वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है ना, क्योंकि उसको जो तुम पैसा दे रहे हो उस पैसे का कुछ हिस्सा किसी और को देना है कि भैया इनको पढ़ा देना, भैया इनको। तो देखा जाए तो वो जो इंसान जिसको तुम पैसे दे रहे हो वो कम पावरफुल है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ रहा है। और यही रीजन होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में हर महीने टीचर बदलता है, हाँ, बैच कोई और शुरू करता है, खत्म करते आते पता नहीं कितने का टीचर आ जाते हैं। आप लोगों ने एक ड्रामा देखा है आज के समय में कि 50 टीचर दिखा दिए। मोल कॉन्सेप्ट का टीचर अलग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टीचर अलग है। अब मेरी बात को यही से समझ जाना, मजा आ जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टीचर अलग है, केमिकल बॉन्डिंग का टीचर बदल गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टीचर कोई और था, केमिकल बॉन्डिंग का कोई और हो गया। मोल कॉन्सेप्ट 11th वाली किसी और टीचर से पढ़ा और 12th वाली, तो पढ़ा वहां का इक्विवेलेंट वेट, पढ़ा वहां पे वैलेंसी फैक्टर, पढ़ा वहां उनसे, और यहाँ वाले टीचर ने देखो यही, अब मैं ही अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और मैं ही आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तुरंत वो वाली बात उठा करके यहाँ ला करके रख दी ना, तो तुम तुरंत रिलेट कर पाए कि नहीं? तुमको टीचर से पढ़ना है या ड्रामा देखना है? नहीं, आप हकीकत ये देखिए, हकीकत ये देखिए, क्या अगर आपका टीचर, कोई टीचर, कोई बेहतरीन इंसान, अगर वो 30 चैप्टर भी पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखता तो वो टीचर कैसे हो गया? एक सब्जेक्ट की अगर 30 चैप्टर पढ़ाने की भी काबिलियत नहीं है तो फिर क्या? 2 चैप्टर पढ़ाने के लिए टीचर आएगा, 3 चैप्टर पढ़ाने के लिए टीचर आएगा? अरे वो आएगा नहीं, वो ड्रामा करके चला जाएगा। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे और बताते होंगे, आप पिछली बार तो बहुत बच्चों ने बताया, सर वो टीचर चले गए तब से हमारा बैच खराब हो गया, सर वो टीचर आए थे 2 दिन पढ़ाए फिर चले गए, फिर वाली ब्रांच में चले गए, फिर वाली। अरे जब टीचर ही बदलता रहेगा तो बच्चा सेटल कब होगा? तो ये सब बहुत मायने रखता है। सिलेक्शन के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। 24.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नीट का, नीट यूजी, आपका कंपटीशन बहुत ऊपर जा रहा है। हालांकि कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों में होता है, बाकी तो बस भरते हैं फॉर्म भीड़ बढ़ाने के लिए। अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है, वो सब बात अलग है। लेकिन आपका असली कंपटीशन अगर होता है तो सच तो ये है कि 1 लाख बच्चे सीरियस होते हैं और उसमें भी सिंसियर बच्चे होते हैं 40 से 50 हज़ार बच्चे जो आपको इधर उधर कंपटीशन देते हैं, और वहीं से खेल शुरू होता है। तो हर एक दिन की क्लास डिसाइड करेगी कि आप वो 24 लाख में हो कि 23 लाख में हो कि 1 लाख में हो। पहले तो 24 से 1 में आओ, 23 से 1 में आओ, फिर उस 1 से 50 में जाओ, फिर 50 से 5,000 में जाओ, फिर 5,000 से 500, फिर 500 से 50, और 50 के बाद 5, और टॉप करो। तैयारी के स्टेजेस होते हैं, तैयारी एक बार में नहीं होती है। पहला तैयारी का अटेम्प्ट होता है 600 नंबर लाने के लिए,
दूसरी तैयारी का स्टेज होता है 100 नंबर बढ़ाने के लिए या 50 नंबर बढ़ाने के लिए, लाइक 650 से 700 के बीच में। जब इतनी तैयारी के बाद भी समय बच जाए तो आगे के 20 नंबर के लिए तैयारी करिए और एग्ज़ाम बेहतरीन नहीं अपने मन का कॉलेज लेके जाइए। ज़िंदगी में एक बार यूजी कर पाओगे, बहुत लगेगा कि मैं कभी कर लूँगा तभी कर लूँगा, कॉलेज में जाके कॉलेज बदल लूँगा, नहीं कर पाओगे। या तो करना चाहोगे तो इसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि उस जगह के लोगों को बिल्कुल कॉर्नर कर दो और अपने आप को एकदम वहाँ से आइसोलेट करके, जैसे नहीं जंगल में जाके रहने वाली तपस्या, ठीक है, उस तरीके की तपस्या कर पाओगे तो ही कॉलेज स्विच कर पाओगे, वरना नहीं होगा। मेडिसिन में भी मौका होता है इंटर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, बताएंगे फर्स्ट ईयर में मौका होता है कॉलेज चेंज करने का। जैसे मान लो कि तुमको आजमगढ़ मिल गया और तुमको KGMU आना है, तो तुम वहाँ के इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करो, फिर एक फॉर्म भरोगे, फिर उसके एग्ज़ाम होगा और फिर उससे तुम स्विच कर सकते हो। लेकिन वो तभी होता है जब यहाँ पे कोई सीट वैकेंट होगी, तभी आप यहाँ पे आ सकते हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, खैर छोड़िए, पढ़ाई करिए। बात समझ में आ गई? देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। केस 2 दूसरी कंडीशन, व्हेन 2 type of cation or 2 type of anion, when 2 type of cation and 2 type of anion are present in a solution, are present in a solution, ऐसी सिचुएशन में लिखिए here potential discharge theory will apply। कौन सी थ्योरी लगेगी? पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए और यहाँ पर ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड, और यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर एक्वस सोडियम क्लोराइड। जब आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है आपका पानी और ये टूटा H+ आयन और OH आयन में, और दूसरा टूटा आपका NaCl में Na+ और Cl-। तो तुमको यहाँ पर 2 कैटायन और 2 एनायन दिख रहा है, एक मिला आपको Na+ और एक मिला आपको H+, एक मिला आपको Cl- और एक मिला आपको OH-। 2 एनायन और 2 कैटायन। क्या मिला आपको? हो गया? अब कौन क्या करेगा यहीं से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक सीरीज जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ना क्या पढ़े?
आगे आप पढ़ लीजिए। हेडिंग डालिए कि पहले आपको पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ा दें। पहले पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ा दें, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दें, या चलो लिखो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, या इसी को कहते हैं ECS, या इसी का दूसरा नाम है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। यही याद रखो बस। और दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन, इस पर बेस्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज SR, इस पर बेस्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? SRP। नाम में ही आ रहा है कि किसी भी को भी रिड्यूस करने के। अब मेरी बात समझो, तुम्हारे मामा जज हैं, तुम्हारे मामा जज हैं, और तुम्हारे कोई जानने वाला इंसान नहीं है, वो जज है, ठीक है? अब तुम्हारा कोई केस फंस गया, या छोड़ो इसे, मामा के जज मत बनाओ। मान लो कि तुम्हारे मामा डॉक्टर है, क्या है? और एक अननोन इंसान डॉक्टर है, और तुमको क्या कराना है? इलाज। क्या कराना है? अब मुझे बताना कि मामा ये तुम्हारे डॉक्टर हैं और तुमको करानी है सर्जरी। एक डॉक्टर है, वो भी सर्जन है, और तुम्हारे मामा भी सर्जन है। तुम्हारा इलाज, वही इलाज ज़्यादा सस्ते में कौन करा देगा? कैसे? वो जिस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे मामा मेदांता में जॉब करते हैं, अब कोई तुमको मेदांता में इलाज सर्जरी करानी है, और तुम्हारा इलाज जो है कोई नॉर्मल से डॉक्टर वहाँ पे मतलब हैं जो आप जिनको आप जानते नहीं, वो भी हैं, तो किन से इलाज आप कराएंगे? मतलब आपका मेदांता में इलाज हो रहा है, तो सस्ता इलाज किसकी वजह से हो सकता है? कैसे? पावर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? पावर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? पावर। तो इस बात से ये समझ में आया कि जो इंसान पावरफुल होगा उसको कम, अगर आपकी पहचान पावरफुल इंसान से होगी तो वो वही काम कम पैसों में कर देगा। मेदांता की अपनी जो फीस होगी, अब वो इंटरनल लग जाएगा तो केवल मटेरियल की कॉस्ट और थोड़ा मोड़ा ओटी चार्ज वगैरह लगेगा, काम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई? क्या सीखा इस बात से? इस बात से ये सीखा कि जितना आदमी पावरफुल होगा, आपकी जितने पावरफुल इंसान से पहचान होगी, उतना कम आपको अंडर द टेबल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा रहा हूँ, लिखिए लिख बे काने। मेरे पास जगह कम है तो मैं एक लाइन में नहीं लिख सकता, आप एक नेक्स्ट पेज से लिखिए, नेक्स्ट पेज से लिखिए और पूरा पेज यूज होना है। एक किनारे से लिखिए, यहाँ एंड वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है?
ठीक है, पहले इसके लिखिए -3.05 वोल्ट। लिख बेकाने मुगल, मुगल क्या सीखा? लिख, ये हो गया, ये हो गया, बे काने मुगल। लिख बेकाने मुगल। अब इसी के नीचे जगह बचाइएगा, मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी। मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच निसंकोच पी। एक ही लाइन में लिख रहा है ना? यस सर। फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी। हाँ, और इसकी वैल्यू होती है 0.00 इसका मतलब क्या है? अगर इसकी 0.0305 थी, इसकी वैल्यू आएगी -3.00 वोल्ट, इसकी मान लीजिए -2.98 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब ये जो ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिड्यूसिंग पावर है, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। देखो जितना कम निगेटिव होगा वो उतना बड़ी वैल्यू होगी। हाइड्रोजन की 0, हाँ देखो QIAG हाजी हुआ कल पटना आई फिर से, दैट इज +2.874। सबसे क्या सुना? हाँ, QIAG इधर आया, हाँ जी हुआ कल पटना आई फिर से। जैसे मान लीजिए +0.12 वोल्ट है, ये हो गया प्लस में है, +0 चलिए 1.01 वोल्ट हो गया। ऐसे करते करते बढ़ती हुई वैल्यू नीचे तक आएगी। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, आपको ये पता होना चाहिए। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं, पेज चेंज कर दें, हाँ या ना? तो आपको एक ही लाइन में लिखना है ऊपर से नीचे तक। आगे बढ़ जाऊं, केवल हाइड्रोजन पे याद रखना, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी वैल्यू सब निगेटिव है, हाइड्रोजन के बाद सब पॉजिटिव। ठीक है, डन। तो इस बात को यहाँ पर सुनो, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले जो पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ेंगे, और ये इसमें कैटायन है और कुछ एनायन है। देखो
जैसे आयोडीन एनायन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, इनका भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट क्लास पे एनायन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग से पढ़ा देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग इस पर मतलब जितना आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया, क्यों? अवनीश कितना परसेंट, अगर मैं तुमसे पूछूं अभी आज की क्लास में जितना पढ़ाया कितना आया, कितना परसेंट वाइज? 99%। तुम्हें जो क्वेश्चंस थे उसमें सर थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी बाकी सर कितना परसेंट वाइज बताओ? सर पूरा बाकी अरे परसेंटेज में कितना परसेंट आया सर, वो सर सवाल निकाल के बाकी पूरा। तुम बताओ तो, तुमको क्या लगता है तुमने आज के सेशन में कितना परसेंट तुमको मिला? 90, 95, 100, 80, लगभग 90, ठीक है। बहुत अच्छा ग्राफ है, आप लोग ऐसा नहीं समझ सकते 90 यार, और जो है 99 के आसपास अगर हम लोग इसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं सेशन में, तो ये इतनी क्लास समझ में आना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। 1% रिवीजन का छोड़ा, 1% किसका छोड़ दिया? रिवीजन का, डेरिवेशन का, रिवीजन का। अच्छा, मतलब क्लास आपको पूरी समझ में आ गई, चलिए गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। लाइव क्लास के सारे बच्चों को आया, ठीक है। लाइव क्लास में जितना भी रहा भैया जल्दी मैसेज कर दीजिए, जैसे मुझे यहाँ दिख रही हैं आयुषी, कृष्णकांत, सारे जितने भी बच्चे हैं मैसेज करिए और क्लास को पूरी सीरियसली से जो है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए। क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। थैंक यू।